वो त्योहार का दिन था। शारदा सुबह सुबह नींद से उठ के घर के बाहर सड़क को धो देती है, उसमें गोबर पानी छिड़कती है और अच्छा सा एक रंगोली बनाती है। फिर कहती है, ये मैं ही हूँ जो सुबह सुबह नींद से उठ के रंगोली बना के सजाई हूँ। मेरी बहू जैसी आलसी तो कोई नहीं होगा, ऐसी बहू किसी को भी ना मिले। अरे मैं तो रंग के बारे में भूल गई और यहाँ आ गई। ऐसा सोचकर वो अंदर रंग लाने जाती है। जब तक वो रंग लेके बाहर आती है, उसका रंगोली बाहर नहीं था। अनामिका वहां पर पानी छिड़क देती है। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता और कहने लगती है, ए, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? यहाँ पे मैंने रंगोली डाला था, क्यों तुम ऐसा करती हो? जलन होती है? अरे सासू माँ, मुझे आपसे क्यों जलन होगी? आप तो जानती है ना, मैं हर शुक्रवार रंगोली बनाया करती हूँ। ये जानने के बाद भी आप मुझसे इस तरह से क्यों लड़ रही है सासू माँ? वैसे भी आपकी रंगोली बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे बिखर दिया। अब देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे करती हो। आप यहाँ खड़ी हो जाइए और देखिए मैं कैसे रंगोली बनाती हूँ। अच्छा तो ये समझी तुम बनाओ, अब मैं उस पर पानी डालूंगी। शारदा कहती है। अनामिका कहती है कि वो भी देख लेगी। उन दोनों की बातें इस तरह से शुरू होती है और वो बात जाके खत्म होती है झोटा झोटी पे। लड़ने लगते हैं दोनों। तब तक अनामिका के पति रमेश और शारदा के पति प्रसाद वहां पे आके हाजिर हो जाते हैं। अरे अरे अरे, तुम दोनों फिर से लड़ाई शुरू कर दी। जब देखो तो इस घर में बस लड़ाई होती रहती है। तुम दोनों हमें शांति से एक पल के लिए भी जीने नहीं दोगे क्या? उनके सामने दोनों औरतें ही एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। तुम दोनों को घर से जाने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी तुम दोनों अंदर जाओ। इस तरह से वो उन्हें अंदर भेज देते हैं। दोनों गुस्से में तपतपाते हुए अंदर चली जाती है। उसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। ऐसा तक कि जब वो एक ही जगह पे दोनों औरतें काम करती थी तो लड़ाई करने लगती थी। अगर एक इंसान किचन में हो तो अगला इंसान किचन में ना हो। यही वजह थी कि वो दोनों अच्छे से अपने पतियों को खाना तक नहीं खिला पाती थी। उनके पतियों को भी नहीं समझ आता था, इसीलिए वो सड़ पकड़ के बैठ जाते थे। उनकी पारिवारिक जिंदगी ऐसे ही लड़ते झगड़ते चल रही थी। एक दिन शारदा अपने बालों को कंघी कर रही थी। ढेर सारे गिरे हुए बालों को देखकर, आजकल मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं, मैं बहुत थकावट और कमजोर महसूस कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर के पास एक बार जाके आना चाहिए। शारदा ऐसा सोच ही रही थी कि अनामिका वहां आके पहुंच जाती है। आहा, 3 वक्त खाना खाती है आप, हट्टी गट्टी भैंस है। अगर थोड़ा सा बाल झड़ी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, जाके अपना रास्ता नापो। शारदा गुस्से में कहकर अंदर चली जाती है। अनामिका मुस्कुराते हुए अंदर जाने ही वाली थी कि उसकी नजरें उस कंघी पे पड़ी। उसने भी बहुत सारे झड़े हुए बालों को देखा। ये देखकर अनामिका को मनी मन संदेह होता है। अरे सच में सासू माँ के तो बहुत बाल झड़ रहे हैं। आजकल वो थोड़ी कमजोर भी लग रही है। डॉक्टर के पास ले जाना ही बेहतर रहेगा। इस तरह सोचकर वो अपने पति से जाकर इस बारे में बात करती है। वो भी हाँ कह देते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। वो तीनों मिलके अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर रमेश से अकेले में बात करना चाहते हैं। अनामिका ये सब देख लेती है। लगता है मेरी सासू माँ को कैंसर है, इसीलिए डॉक्टर उन्हें अलग से बुलाई। उसे बहुत बुरा लगता है और वो घर चली जाती है। रमेश अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाने लगता है। अनामिका कहाँ है, माँ से पूछता है। क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो पहले ही घर चली गई। शारदा कहती है। फिर माँ बेटा दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर जाते ही अनामिका अपना मुंह ढककर शारदा की सेवा करने लगती है। सासू माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर में अनामिका को हुआ क्या? रमेश और शारदा उससे पूछते हैं कि वो इस तरह से मुंह ढक के क्यों घूम रही है, और सर से वो कपड़ा हटा देते हैं। वो देखते हैं कि अनामिका गंजी हो गई है। वो आश्चर्य होके पूछते हैं, क्या हुआ है अनामिका? बड़ा आश्चर्य होके सासू माँ अनामिका से पूछती है। अनामिका सासू माँ को पकड़ के कहने लगती है, सासू माँ आपको कैंसर है। डॉक्टर ने मेरे पति को अलग से बुलाया था। आपको बाल बहुत पसंद है, लेकिन आपके सारे बाल चले जाएंगे, आप गंजी हो जाएंगी। अगर आप गंजी हो गई तो मैं अपने बालों को लेकर आपके सामने कैसे घूमूंगी? इसलिए मैंने बाल काट दिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सासू माँ।
ऐसा कहकर अनामिका रोने लगती है। ये सुनकर रमेश कहता है, अरे पागल, अगर तुम मेरी माँ को इतना ही पसंद करती हो तो उनसे क्यों लड़ते रहती हो? माँ को कैंसर नहीं है बुद्धू, माँ को बस विटामिन की कमी हो गई है, इसीलिए डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी है। उम्र के साथ बाल ऐसे झड़ते हैं, उसके लिए भी उन्होंने दवाइयाँ दी है। आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ना? रमेश कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर आप डॉक्टर से इतनी देर तक बातें क्यों कर रहे थे? कोई खास बात नहीं, वो अपने बेटे शंकर को हमारे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहती है। स्कूल वाले फीस बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं बात करूं ताकि कुछ कम हो जाए। मैंने अपने दोस्त को फोन किया, उसने फीस कम करके उसका दाखिला करा लिया और तुमको कुछ और ही समझ में आया। हाँ। इस तरह से वो अपना मुंह बना लेती है। वो दोनों ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब अनामिका कहती है, सासू माँ, मैं ट्रिमर लेकर आती हूँ, आपको भी गंजी बनाऊंगी। इस तरह से वो सासू माँ को कहती है। सासू माँ ना कहकर वहाँ से भागने लगती है। ऐसे ही दोनों मजाक करते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। अनामिका शारदा दोनों ही बहुत गरीब थे, कहीं भी उन्हें काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन वो दोनों बहुत भूखे होते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं, अनामिका, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है, अब भूख मिटाने का बस एक ही उपाय है। बताइए ना सासू माँ, वो क्या उपाय है? हमें शर्म छोड़ के बहादुर बनना होगा और चोरी करनी होगी। अब भूख मिटाने का बस यही तरीका है। सासू माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर हमारे पास इच्छा हो तो हमारे पास कोई ना कोई रास्ता भी होगा। जीने के लिए गलतियाँ नहीं करनी है, दिमाग से काम लेना है। ठीक है, तुम कुछ भी सोचो, पर मैं ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत परेशान कर रही है। ऐसा कहकर शारदा रोने लगती है। अनामिका सोचती है कि वो क्या कर सकती है। तब तक उसे घर के पीछे एक नींबू का पेड़ दिखता है। उस पेड़ में कुछ नींबू लटके हुए थे। उन नींबू को तोड़ के वो अपने बैग में रख लेती है। सासू माँ, हमारे घर में थोड़ी सी चीनी है ना? एक छोटा सा टेबल, सब्जी काटने वाला चाकू और कुछ रेलवे स्टेशन के लिए ग्लास। मैं अभी आती हूँ। शारदा हाँ कह देती है, फिर पानी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। उधर अनामिका अपनी पड़ोसी अनीता के घर जाके कहती है, अनीता, तुम्हारे घर में फ्रिज है ना? क्या तुम मुझे थोड़े से आइस क्यूब्स दोगी? मुझे काम है, दे दो ना। अनीता कहती है कि वो जरूर देगी। फिर वो पूरा बॉक्स ले आके उसे दे देती है। अनामिका उसे ले लेती है और कहती है, भाभी, मैं आपको इसके पैसे शाम को दे दूंगी, और वहाँ से रेलवे स्टेशन चली जाती है। वहाँ अनामिका सब कुछ रखती है और फिर कहने लगती है, आइए बाबू आइए, इस भीषण गर्मी में आपको हाइड्रेट रखेगा ये नींबू पानी। ये आपको विटामिन सी भी देगा, इसका स्वाद बहुत अच्छा है, आप इसे पीकर ऊर्जा भरे रहेंगे। आइए बाबू आइए। इस तरह अनामिका चिल्ला चिल्ला के कहती है। ये सुन के सासू माँ कहती है, अनामिका, ये क्या है? ये नींबू पानी ड्रिंक कौन पिएगा? सबको कोल्ड ड्रिंक पसंद है। यहाँ आना समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। शारदा कहती है, सासू माँ, ये सच है कि ज्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक ही पसंद करते हैं, लेकिन बड़े लोग और बुजुर्ग लोग पानी और नींबू पानी जरूर पसंद करेंगे। इसके लिए अगर हमें 10 लोग भी मिले तो बहुत है। अनामिका कहती है। फिर काफी देर बाद एक बुजुर्ग दंपत्ति वहाँ आते हैं। वो नींबू पानी पीते हैं और उनकी तारीफ में कहते हैं कि स्वाद बहुत अच्छा है, इससे हमारी प्यास बुझ गई। वो अनामिका को 100 रुपए देकर चले जाते हैं। मना करने पे भी वो नहीं सुनते हैं। फिर एक के बाद एक लोग आते हैं, नींबू पानी पीते हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं। 2 घंटे के अंदर ही वो 600 रुपए कमा लेते हैं। अब सास बहू का चीनी खत्म हो जाता है। फिर वो घर जाने का सोचते हैं। तब अनामिका कहती है, सासू माँ, आप ये 100 रुपए ले लीजिए, चीनी और नींबू के साथ साथ भोजन भी ले आइएगा। सासू माँ हाँ कहती है और चली जाती है। फिर भोजन, नींबू, चीनी सब कुछ वो ले आती है। सासू माँ, पहले आप खा लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ, अगर कोई आ गया तो। उसकी बातों पे सासू माँ तैयार हो जाती है और खाना खाने लगती है। तब तक अनामिका नींबू पानी बेचती है। खाना खत्म करने के बाद शारदा अनामिका से कहती है,
अनामिका अब तुम खा लो, इधर मैं ख्याल रखती हूँ। अनामिका हाँ कहकर वो भोजन करने लगती है। इस तरह वो अपनी भूख को भी मिटाते हैं और व्यापार का भी देखभाल करते हैं। काफी समय हो जाता है, तब तक सारे बर्फ गलने लगते हैं। अब उनके पास कोई उपाय नहीं था, फिर वो घर वापस जाने लगते हैं। उस वक्त तक वो 1000 रुपए कमा चुके थे। उस 1000 रुपए के नोट को देखकर सास बहू बहुत खुश होते हैं और उनकी आंखों से पानी निकल आता है। कितने दिन हो गए थे 10 रुपए के नोट भी देखे हुए। एक दिन में 1000 रुपए, फिर एक महीने में तो 30,000 होंगे। इस तरह हम अच्छे मुनाफे के साथ ट्रेन में जाके कोल्ड ड्रिंक भी बेच सकते हैं। इस तरह वो एक दूसरे से बात करते हैं। फिर उन दोनों ने मिलकर जैसी परिकल्पना की थी, वो रेलवे स्टेशन में ही नींबू पानी के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद वो वहाँ पे एक छोटा सा दुकान शुरू कर देते हैं। वहाँ वो खाने पीने के छोटे छोटे सामान भी रखने लगते हैं। अब वो अपनी गरीबी से निकल चुके थे और अच्छे पैसे कमाने लगे थे। समय निकलता गया। शारदा अपनी पुराने दिनों की बातें सोचकर दुखी हो जाती है। जब इस बात पे अनामिका का ध्यान गया, वो कहती है, क्या हुआ सासू माँ, आप उदास क्यों हैं? जब हम गरीबी में थे, हम सोच नहीं पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। जब भूख लगती थी, अलग अलग रास्ते दिखते थे, पर अब वो सारे ख्याल बदल चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ और ये सब कुछ हो पाया है सिर्फ तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी बुद्धि की वजह से। सासू माँ, ये सब आपकी मेहनत है। कड़ी मेहनत, लगन और अच्छे विचार का सब मिश्रण है। हमारे बीच में कोई कम ज्यादा नहीं। अनामिका कहती है। ये सुनकर शारदा मुस्कुरा देती है। अपने आंसुओं को पोंछकर फिर वो अपने व्यापार में लग जाती है।